हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था से होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल एक नज़र में ही देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस को एक नज़र में भी देखने पे याद रह जाता है। इसकी एक और वीडियो हमारी ऑलरेडी अपलोडेड है, ये आपको पार्ट 2 है भारतीय राज्य व्यवस्था का। और इसी तरह से हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास, विज्ञान और भूगोल की भी वीडियोस आ रखी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट्स नज़दीक हैं। बिहार पुलिस के हैं, बिहार एसएससी हैं और बिहार दरोगा भी जल्द ही होने वाला है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग चैनल विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि आपको 169 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पे हम लोगों ने 168 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 है। नागरिकता की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो 5 से 11 तक में है। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो ये आपको अनुच्छेद 324 से 329। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन ईयर चल रहा है, तो अनुच्छेद 324 से 329। जेबीबी समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? नेहरू, पटेल और सीता रमैया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राम मल्लू की हत्या कब होती है, ये सब इतना देखने की ज़रूरत नहीं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बस उसी को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ज़्यादा फैक्ट्स को देखना बहुत ही ज़्यादा बेकार होने वाला है। सारे मकअप हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे रिकॉल करने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ देखिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेंगे। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ है? तो ये भी पूछता है आपको। 1 अक्टूबर 1953 को। कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1953 को। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य भी आंध्र प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अगर इसको याद रख सकते हैं तो रखिएगा। आगे देखिए, उससे ज़्यादा है कि आप ईयर याद रख लीजिए। हाँ, ये अधिनियम कब पास हुआ है? तो 1956 में हुआ है, बस इतना याद रखिएगा, 1956 में। महाराष्ट्र का गठन 1960 में, गुजरात 1960 में। ये सब इतने देखने की जरूरत नहीं है। नागालैंड देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको 1 दिसंबर 1963 को। आगे देखते हैं हम लोग, मेघालय है, मणिपुरा है, त्रिपुरा है। सिक्किम का गठन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 26 अप्रैल 1975 सिक्किम का गठन होता है, 26 अप्रैल 1975 को। गोवा का गठन देख लीजिए, 1987 को होता है। मणिपुर इतना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड देख लीजिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट है आपको, झारखंड। और अगर बोल दें कि झारखंड के साथ कौन कौन से 2000 ईस्वी में गठित राज्य हैं, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 ईस्वी में। तेलंगाना काफ़ी नया है, यहाँ देखिए 2 जून 2014। तेलंगाना काफ़ी नया है, तो इसको भी देखिएगा, 2 जून 2014 को। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, तो ये आपको इलाहाबाद में है। पूर्व क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में है और दक्षिणी आपको चेन्नई में है। भारत में किस तरह की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है, जहाँ की आपको यूएस में 2 नागरिकता मिलती है ना, स्टेट वाइज वहाँ पे होता है कि कौन से सिटी में या स्टेट में, वहाँ पे आपको 2 नागरिकता मिलती है। कनाडा में भी मिलती है, लेकिन यहाँ आपको भारत में नहीं मिलती। भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? 1955 में लाया गया था। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब दिया गया? 1992 में। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भाग 3 में है। कौन से भाग? 3 में है। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? भाग 3 को बोला जाता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो यहाँ पे आपको 226 दिया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि वो अनुच्छेद आपको 32 होगा। 226 आर्टिकल आपको उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ना कि यहाँ पे अनुच्छेद में आप लोग व्यक्ति सुरक्षा के तहत से जा सकता है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। इसको याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978।
अगर 44वां भी याद रहता है और 1978 में कंफ्यूज होते हैं, 1976 में या 1978 दे दे, तो बस इतना याद रखिएगा, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, और लास्ट में आपको 8 दिख जाएगा। इसी तरीके से 42वें संविधान संशोधन में याद रखिएगा, 4 और 2 6 होता है, 1976 हो जाता है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो ये आपका कानूनी अधिकार है, और ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, अनुच्छेद 300 क या आर्टिकल 300A बोला जाता है। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वल्लभ भाई पटेल। किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो यहाँ पर एक भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो मैं मार्क कर रही हूँ और एग्जाम में नहीं आए हैं, तो उसको विशेषकर ध्यान में रखिएगा। पूरी PDF अभी पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो बस उसी को पढ़िए जो जो मार्क किया जा रहा है। समता या समानता का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको आर्टिकल 14 से 18 है, अनुच्छेद 14 से 18। समता या समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। शिक्षा और संस्कृति अधिकार संबंधी बातें आर्टिकल 29 और 30, और संवैधानिक उपचार तो ये आपको अनुच्छेद 32। ये सारे आपको याद होने चाहिए एकदम बिल्कुल से, तो इसको वापस से रिपीट करते हैं। समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति 29 और 30, और संवैधानिक उपचार ये है आपको आर्टिकल 32। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब तक समानता नहीं मिलेगी तब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, और स्वतंत्रता मिलने का मतलब है कि शोषण के विरुद्ध भी हमारे पास अधिकार होना चाहिए। कोई हमारे शोषण का दहन नहीं करे, कोई हमारा शोषण ना करे। धार्मिक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब कोई हमारे ऊपर शोषण नहीं कर रहा हो। और शिक्षा और संस्कृति, तो जब तक धार्मिक स्वतंत्रता है उसके बाद हमें क्या मिलती है, शिक्षा और संस्कृति, और इसी को क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार बोलते हैं। तो इस तरीके से दिमाग में सेट कर सकते हैं कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और फिर संवैधानिक उपचार। आगे देखिए, विधि के समक्ष समानता की बात किस अनुच्छेद में है, यह है आपको अनुच्छेद 14। धार्मिक, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपको अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये आपको आर्टिकल 16 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 15 याद रखिए, 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 17 आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। उपाधियों का अंत, ये आपको अनुच्छेद 18 में होता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र आदि किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो ये आपको 18 के तहत दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पे उपाधियों का अंत है, लेकिन आपको भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सब आपको आर्टिकल 18 के तहत दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में है। संघ की स्वतंत्रता 19C में है। ये सब इंपॉर्टेंट है आपको। कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 19G में है। अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको आर्टिकल 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा आर्टिकल 21 में है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब होती है, अक्टूबर 2010 में होती है। अनुच्छेद 21 को संविधान में कब जोड़ा गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको कब जोड़ा गया था, तो 86वां संशोधन 2002 में, 86 संशोधन 2002 में हुआ था। कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध में संरक्षण की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको आर्टिकल 22 में है। पहला निवारक निरोध पारित कब हुआ था, तो ये आपको 26 फरवरी 1950 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोटो को फुल फॉर्म क्या है, आपको पोटो का फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। पोटो कब लागू हुआ था, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटो कब लागू हुआ था। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सरम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 23। बालकों की नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 24 है। अपने धर्म के प्रति आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये आपको आर्टिकल 25 देता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, 26 में है। यहाँ पे बस समझिएगा, तो आपको धर्म और शिक्षा से रिलेटेड है। यहाँ देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आर्टिकल 25 से 28 तक है, और 29 और 30 में अभी अभी हमने देखा है। यहाँ पे देखिए, 29 और 30 में अभी अभी हमने देखा है कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। तो आगे देखते हैं हम लोग।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा था? तो किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। समादेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। किस वाद में कहा गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है? यहाँ पे नहीं कर सकता है बोला गया था, तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद केस था। लेकिन बाद में आप लोग देखिएगा कि इसमें चेंजेस आए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब अधिकारी दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है? देखिए यहाँ पे अभी अभी आप लोगों को दिख गया कि अब चेंज हो सकता है। जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि संशोधन नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे आपको ये चेंज हो गया। गोलकनाथ बनाम राज्यवाद केस में था कि कोई भी चेंज नहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके बाद आया आपको 24वां संशोधन जो कि 1971 में, उसमें बोला गया कि चेंज हो सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए। ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसकी चर्चा किस में है? तो ये आपको आर्टिकल 30 में है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको 39 में है, आर्टिकल 39। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अनुच्छेद किस में है? तो 39A में है, 39 क जिसको बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। पुरुष और स्त्रियों को दोनों को सामान्य कार्य करने के लिए सामान्य वेतन, तो ये भी आपको दिया हुआ है अनुच्छेद 39 घ में। ग्राम पंचायतों का गठन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 बोलते हैं इसको। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपको 41 में है। कर्मकारों की निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग प्रोत्साहन, तो ये आपको आर्टिकल 43 में है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है अनुच्छेद 44 जो कि आपको एक समान सिविल संहिता बोलता है नागरिकों के लिए। आपको आया है ना अभी सिविल संहिता, समान सिविल संहिता जिसको बोलते हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस चर्चा के अनुच्छेद में है? तो ये आपको अनुच्छेद 48 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 48। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 40 है, 44 है और 48 है। यहाँ पे देखिए 48 क भी है आपको काफी इंपॉर्टेंट, जो कि पर्यावरण का संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा से रिलेटेड है। राष्ट्रीय महत्वों के स्मारक, स्थान, वस्तुओं का, ये सब आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनका संरक्षण करना चाहिए। और ये तो हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु है, उनका संरक्षण करें। तो ये आपको आर्टिकल 49 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण, तो ये आपको आर्टिकल 50 में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा आर्टिकल 51 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल 350 क में है। जैसे कि अभी अभी हम लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि साउथ में आपको काफ़ी हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है कि मराठी बोलिए या तो आप तेलुगु में बात करिए। यहाँ पे देखिए हमारे संविधान में ये मेंशन है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 350 क में। और हमारी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा तो हमारी हिंदी है, तो वही सिखाना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लड़े जा रहे हैं बस। आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी को प्रोत्साहन देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको 351 में है, जो कि कोई लोग भी नहीं कर रहा है। हम लोग खुद भी हिंदी बोलने में कहीं कहीं पे लगता है कि हिंदी क्या ही बोले, मतलब बहुत सारे हैं ना कि अंग्रेजी में बात करें तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कूल लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान में भी ये मेंशन है कि हिंदी को प्रोत्साहन दे, लेकिन जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है आपको कि यही है कि हिंदी को ना बहुत ही ज़्यादा दबाया जा रहा है। और हर एक स्टेट अब आके ये बोल रहा है कि कोई बंगाली में बोलो, कोई तेलुगु में बोलो, कोई मराठी में बोलो, हिंदी तो बिल्कुल बोलो ही मत, हिंदी बोलना ही पाप हो गया है। इसी टाइप के कुछ डिबेट्स चल रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वगैरह, आप लोग देख ही सकते हैं। इन पे नहीं जाते हैं, आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये किनका है? तो ये आपको केटी शाह का स्टेटमेंट है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976, आप लोग देख सकते हैं 4 और 2 कितना होता है 6, तो 1976। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो 4
क में है। 4A बोल सकते हैं या 4 क बोल सकते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो टोटल है 11, जो कि आपको 10th थे, और 11 आपको एक लास्ट में जोड़ा गया है। वो भी अगर आपको यहाँ पे दिख जाएगा तो उसको भी बता दिया जाएगा कि जो लास्ट में जोड़ा गया था आपको 11वां, वो कौन से संशोधन से आया था। देश की रक्षा करे, यह एक प्रकार का क्या है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। माता पिता को मौलिक कर्तव्य का दर्जा कब दिया गया था? 86वां संशोधन में दिया गया था। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसकी चर्चा कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 53 में है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये चर्चा आपको कौन से आर्टिकल में है? 52 में है। राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में जानकारी, ये आपको 58 से मिलती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी आर्टिकल 54 से मिलती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो ये आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ये हिंदी में काफ़ी टफ होता है ना पढ़ना। अभी मैं हिंदी को प्रमोट कर रही थी और हिंदी में पढ़ने में ही इतना डिफिकल्ट लगता है। जैसे देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। क्योंकि हमने भी हिंदी मीडियम से इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो हमें भी अब हिंदी पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। तो यही देख सकते हैं आप लोग कि इंग्लिश का कितना ज़्यादा जोर डाला जाता है हमारे ऊपर। किसी भी एग्ज़ाम में ही आप ले लीजिए कि पहले भी था कि हिंदी मीडियम से काफ़ी कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो यही सब रीज़न है। आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो ये आपको आर्टिकल 56 से प्राप्त होती है। यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन से आर्टिकल याद रखने हैं? आर्टिकल 52 याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, और यहाँ पे आपको 56 याद रखिएगा, और ये 54 याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो सबको पता ही होना चाहिए ये, और राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार से थे, तो ये तो और भी गर्व की बात है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनको कितना दिन पहले जानकारी देना होता है? तो 14 दिन पहले उनको जानकारी देना होता है, लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति पद अगर खाली है तो उसको कितने महीने के अंदर भरना होता है? 6 महीने के अंदर भरना होता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो उनके पदों का निर्वहन कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 70 है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये आपको होता है राष्ट्रपति के पास। धन विधेयक की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है आपको आर्टिकल 110 मतलब अनुच्छेद 110 में है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको अनुच्छेद 117(3) में है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 110 याद रखिएगा, मतलब अनुच्छेद 110 याद रखिएगा, धन विधेयक से रिलेटेड है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 है। आगे देखते हैं हम लोग, किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। इसकी जानकारी कौन से अनुच्छेद में है? ये आपको अगर आर्टिकल भी नहीं याद है तो बस इतना याद रखिएगा कि किसी भी अनुदान की जो मांग है ना, वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 331 कौन से संशोधन से है? 104वें संशोधन। इसको नहीं भी ध्यान में रखिएगा तो चलेगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। आर्टिकल 123 क्या है? अनुच्छेद 123 है। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भी आपको राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करते हैं? तो अनुच्छेद 72 है। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये आपको भाग 18 में है।
किस में है? भाग 18 में। राष्ट्रपति शासन की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। किस में है? राष्ट्रपति शासन, तो ये आपको अनुच्छेद 356 में है। यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे। वित्तीय आपातकाल की चर्चा आपको आर्टिकल 360 में है। राष्ट्रीय किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? तो ये आपको 143 में है। ये दोनों याद रखिएगा आप। यहाँ पे अभी अभी हमने देखा है ना कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 123 है। और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकते हैं? तो आर्टिकल 143 या अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति के वीटो का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 111 मतलब अनुच्छेद 111। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रोकना होता है, वीटो पावर। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो है? तो 3 प्रकार की वीटो है, ये याद रखिएगा, 3 प्रकार की वीटो है। जेबी वीटो को पारित कब किया गया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था, और ये कौन से संशोधन में बना दिया गया था? तो 24वां संशोधन आपको 1971 का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो कि लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और 1 बार राष्ट्रपति? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के एक ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये कौन थे आपको? संजीव रेड्डी। कौन थे? संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये आपको कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इनको भी मार्क करते हुए चलेंगे हम लोग। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आपको किस अनुच्छेद में मेंशन है? तो ये आपको 64 में है। ये नहीं भी याद रखिएगा, तो बस इतना याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? तो ये आपको अनुच्छेद 66 में मिलती है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो ये आपको राष्ट्रपति दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति के पदाविधि की जानकारी 66 में है या 67 है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे? सोवियत संघ के राजदूत थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा लैंग्वेज भी चेंज है इसका। कहाँ के राजदूत थे? तो सोवियत संघ के थे। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है, ये आपको कौन से अनुच्छेद में है? तो 65 में है। बस इतना याद रखिएगा कि जो पद खाली होता है अगर राष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह ही काम करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन व सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होता है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 75 में है। ये इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बस ये याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत पर ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है? तो बस ये सब याद रखिएगा। आर्टिकल नहीं भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे? तो मोरारजी देसाई रहे। और सबसे कम उम्र में तो ये आपको राजीव गांधी रहे। सबसे ज़्यादा उम्र में, अधिक उम्र में आपको मोरारजी देसाई थे और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी थे। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर होती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की होती है। इस टाइप के फैक्ट्स आपको पूछे गए हैं तो ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति किस सदन का नेता होता है? तो लोकसभा का होता है। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन देगा? तो ये आपको प्रधानमंत्री देते हैं। राष्ट्रपति एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष आपको कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष तो ये भी आपको प्रधानमंत्री होता है।
सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो ये आपको नेहरू का रहा। किनका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही? तो द आयरन लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं हम लोग, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे? ये आपको लोकसभा में उपस्थित ही नहीं रहे, तो ये कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। विश्वास मत प्राप्त करने और सफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे? तो ये आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे। सबसे कम समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। और कितने दिन का? तो मात्र 13 दिन का रहा। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका है? तो जगजीवन राम का रहा, बाबू जगजीवन राम का, जो कि हमारे बिहार से हैं। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा आपको किया जाता है। भारत एक संसद होगा, ये आपको कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 79 से है। राज्यसभा की संरचना, तो ये आपको आर्टिकल 80 से है। राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे? सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो 250 होनी चाहिए। और न्यूनतम वर्ष क्या होना चाहिए आपको राज्यसभा की सदस्यता के लिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है, आपको अस्थायी नहीं है, स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 6 वर्षों का है। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, ये आपको कौन से आर्टिकल में है? 89 में है। ये याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। पदेन सभापति, अभी अभी हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रथम उपसभापति कौन थे? तो कृष्ण मूर्ति राव थे। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। महाराष्ट्र में 19 है। बिहार में कितनी है? ये याद रखिएगा, यूपी और बिहार का याद रखिएगा, और झारखंड का तो काम हो जाएगा। जैसे कि बिहार का कितना है? तो 16 है, यूपी में 31 है, और झारखंड में 6 है। आगे देखते हैं हम लोग, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपको आर्टिकल 90 में है। उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो सभापति को देते हैं। जब सभापति या उपसभापति को हटा देने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। इसकी चर्चा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं और इन सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है। संसद का डिज़ाइन कब तैयार किया गया? तो 1912-13 में तैयार किया गया। और ये डिज़ाइन तैयार कौन करते हैं? तो एडविन लुटियंस और हेबर्ट ब्रेकर करते हैं। एडविन लुटियंस और हेबर्ट ब्रेकर करते हैं। धन विधेयक पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये आपको 13 मई 1952 को हुई थी। ये दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा की संरचना, ये आपको अनुच्छेद 81 में रिलेटेड है। राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आपको आर्टिकल 81। संसद का प्रथम या निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मूल संविधान में लोकसभा की संख्या कितनी निश्चित है? तो 500 थी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो समाप्त कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। पहले 2 आपको लोकसभा में आंग्ल भारतीय सीट आरक्षण था, जिसको खत्म कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2020 वाला। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। किस संशोधन के तहत? तो ये आपको 84th संविधान संशोधन 2001 के तहत। किस संशोधन के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति को वयस्क माना जाता है? तो ये आपको 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपको बाहरी दिल्ली है। और सबसे कम, तो ये आपको लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपको लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा तो चांदनी चौक दिल्ली है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ये आपको अनुच्छेद 75(3), बस इतना याद रखिएगा, जो कि मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यूपी में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है। महाराष्ट्र में 48 है। बिहार में याद रखिएगा, बिहार, यूपी और झारखंड बस याद रखिएगा। यहाँ पे आपको झारखंड के बारे में नहीं मेंशन है, बस इंपॉर्टेंट आपको क्या है? तो यूपी है और बिहार है, बस इतना ही याद रखिएगा। बिहार में 40, यूपी में 80 है, 2 गुना है। आगे देखते हैं हम लोग, लोकसभा को भंग किसके सलाह पर किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को अभी तक कितनी बार भंग किया गया है? तो 8 बार किया गया है। लोकसभा को पहली बार भंग कब किया गया था? 1970 में किया गया था।
आगे की स्लाइड पे आते हैं हम लोग। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ये आपको 1976 में बढ़ाया गया था इमरजेंसी के बाद। लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में कितने माह का अंतर होता है? तो केवल 6 माह का होता है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम में कुल सदस्यों का संख्या 10वां भाग होता है। बस इतना याद रखिए कि कुल सदस्य की संख्या का 10वां भाग होना चाहिए आपको लोकसभा की कोरम को मेंटेन करने के लिए। संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, ये आपको आर्टिकल 108 में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष पे नहीं जाइएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आपको जो ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ये आपको किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 108 से है। संयुक्त अधिवेशन की और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है। इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तब जाके आपको राज्यसभा के उपसभापति उसकी अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किस प्रक्रिया के अनुसार होती है? तो लोकसभा के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है। इसकी जानकारी, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या, तो ये आपको 20 है, 20 है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवांकर थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जीवी मालवांकर याद रखिएगा। जनरली लोगों को जीवी मालवांकर याद रहते हैं, गणेश वासुदेव मालवांकर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट फिर भी देख सकते हैं यहाँ पे कि अनंत शयनम थे। प्रथम लोकसभा कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट डेट है। 13 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। इसकी जानकारी आपको कौन से आर्टिकल में मिलती है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि 60 दिनों तक नहीं रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 में। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन किया जाएगा? तो ये आपको अनुच्छेद 348। अगर इसको याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हो रहे हैं और सबको एक साथ याद रखना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रोज़ 8 बजे हमारी क्विज भी होती है, तो वहाँ से आप लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो ईजिली कवर हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।